हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज पैसिफिक लर्निंग। आज के सेशन में हम लोग जनवरी 2021 का सीटेट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डीप डिस्कशन होगा। आज के सेशन में हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और बहुत ही डीप डिस्कशन होगा हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में। सो बने रहिए साथ में। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको, जैसा मैंने आप लोग को पहले के सेशंस में बताया है कि सीटेट में आपके 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से। काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा फैक्ट के साथ साथ अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे भी ध्यान दीजिए, तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। सबसे पहले हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं, तो यहाँ पे ये है: आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father. अब स्टेटमेंट में कह रहा है कि फादर ने कह दिया कि लड़कियों की तरह मत रो। तो आपको कहीं पे भी ऐसे अगर थॉट्स देखने को मिले किसी भी क्वेश्चन में, जनरल डिस्कशन है, आप लोग को आंसर्स तो पता होंगे। हम बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको आंसर क्या करना है। दो तरह की चीजें आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगी। एक है आपका जेंडर बायस और एक आपका है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर बायसनेस और स्टीरियोटाइप में ये फर्क होता है कि जब भी आपको पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में बात की जाए, जैसे लड़के घर का काम नहीं करते हैं, लड़कियां बाहर का काम नहीं करती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो पुराने ख्यालातों को दर्शाती हैं, तो वो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप में आ जाता है, क्योंकि वो पुरानी सोच है। ओके, जिसे हमें बदलना है। बाकी दूसरी चीज होती है जेंडर बायसनेस, यानी अगर लड़के के साथ भेदभाव किया जा रहा है या लड़की के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ पर्टिकुलरली लड़कियों की बात नहीं करेंगे, किसी भी एक जेंडर के साथ अगर भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसका मतलब होता है जेंडर बायसनेस। अब यहाँ पे पुरानी धारणा दिखाई जा रही है कि लड़कियों की तरह मत रो, लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको सीधे कुछ नहीं सोचना, आप ऑप्शंस पढ़िए और एलिमिनेट करके या फिर अपने कॉन्सेप्ट से आप आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक लग रहा है। सेकंड है चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप। चैलेंजेस मतलब होता है अपोज करना, मतलब चैलेंज तो नहीं कर रहा, चुनौती तो नहीं दे रहा है। थर्ड है रिड्यूसेस जेंडर बायसनेस, नहीं रिड्यूस नहीं कर रहा है, भेदभाव है ये। थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी की तो बात ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा आंसर है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा। सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि प्रगतिशील कक्षा क्या होती है। जहाँ पे भी आपको प्रोग्रेसिव क्लास की बात की जाए या फिर प्रगतिशील जिसको हिंदी में बोलते हैं, आपने ड्यूई के बारे में पढ़ा होगा, उनकी थियोरी के बारे में पढ़ा होगा कि हमेशा क्लास जो होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड होनी चाहिए, खेल कूद भरा हुआ होना चाहिए, बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल चीजों के जरिए सिखाना चाहिए। कभी भी थ्योरी बेस्ड, टेक्स्ट बुक बेस्ड ऐसे कोई भी ऑप्शन आपको हमेशा एलिमिनेट करने हैं सीटेट में। बहुत ही जनरल आप माइंडसेट बना करके सीटेट का पेपर बड़ी ही आसानी से दे सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ पे भी प्रोग्रेसिव, यानी कि बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा अलग सोचे, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, है ना। तो इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है आपका अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। फिक्स्ड की तो बात ही नहीं करेंगे, हम हमेशा फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात करते हैं। जैसा जहाँ पे माहौल है उस हिसाब से खुद को ढालो और वैसा टीचिंग अपना पेडागोजी को दिखाओ। नेक्स्ट है आपका द इम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। नहीं, हम कंपटीशन की बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे किसी को ग्रेडिंग, किसी की क्लासिफिकेशन तो हमें बिल्कुल नहीं करनी। सीटेट में आपको कहीं पे भी ऑप्शंस में अगर क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन या ग्रेडिंग जैसे ऑप्शन मिले, उसको तुरंत एलिमिनेट कीजिए। थर्ड है आपका एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज। ये बहुत अच्छा, बहुत ही कायदे का आंसर लग रहा है कि जहाँ पे प्रोग्रेसिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, क्लासरूम की बात कर रहे हैं, वहां स्टूडेंट को आप इतनी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपने पूरे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, बिल्ड कर सके। फोर्थ है आपका स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। पहले ही कहा था, क्लासिफिकेशन के आधार पर डिफ्रेंसिएशन हमें नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव लर्निंग या फिर क्लासरूम कैसा होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ऑब्जर्विंग
that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in the form of what, why, how, according to Lev Vygotsky theory. This strategy of teacher will. अब इसका आंसर लगभग अगर आपने सीडीपी पढ़ रखा है तो आपको जनरल आंसर पता होगा, बट हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में जाते हैं। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एक टर्म है स्केप फोल्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक बच्चा है, वो काम कर रहा है और उसको बीच में टीचर ने कुछ हिंट दे दिया। टीचर ने उसको आंसर नहीं बताया, जस्ट उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, जिसके बेस पे अब बच्चा शायद आंसर निकाल सकता है। तो इसके बारे में हम अगर बात करें कि स्केप फोल्डिंग एक वर्ड है, ठीक है, टेम्पररी हेल्प होता है, जिसका मतलब ये टेम्पररी हेल्प का जो एक वर्ड है स्केप फोल्डिंग, ये जेरोम आपके ब्रूनर ने दिया था, लेकिन इसका यूज वाइगोत्स्की ने अपने थ्योरी में किया था। उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई बच्चा, कोई छात्र छात्रा कोई काम कर रहा है और अगर वो किसी से हेल्प लेता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस हेल्प को, जो कि टेम्पररी हेल्प है, जो कि उसे पूरा लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देगी, लक्ष्य पहुंचाने में हेल्प करेगी, इसको एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। ओके, सो एक और यहाँ पे एक और टर्म आता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में भी आप जानिए। जैसे आपका आपका स्ट्रेंथ खुद से कहीं पहुंचने का है, जैसे आप सपोज कीजिए कि किसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपने दो चार क्वेश्चन कर लिए, आपको उतना ही समझ में आया, बट शायद आपको किसी से टेम्पररी हेल्प मिले, आपसे जो ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तो आप और चार पांच क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कर सकते हो। ओके, तो आप सपोज कीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हो, कोई टॉपिक सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, आप एक पर्टिकुलर अपने पोटेंशियल के हिसाब से थोड़ा सा आपको समझ में आया, बट वही चीज आपको यूट्यूब से या फिर किसी और किताब से या किसी लेक्चर से आपको एक्स्ट्रा जो हेल्प मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, तब आप और अच्छा बेहतर कर पाते हो। तो ये जो जोन है ना, आपके पोटेंशियल से लेकर के मैक्सिमम पोटेंशियल तक आप कितना जा सकते थे, आप पहले इतना जानते थे, फिर आपको जब हेल्प मिली, यानी कि जो स्केप फोल्डिंग, आपको टेम्पररी हेल्प मिली, उससे आप और ज्यादा जान पाए। इस जोन को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, कि आप और डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, स्केप फोल्डिंग और ZPD। तो यहाँ पे सीधे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, सेकेंड वाला, एक्ट एज अ स्केप फोल्ड फॉर लर्निंग। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, which of the following is correct in context of socialization of children? सो सोशलाइजेशन एक्चुअल में जो मेन है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो जहां पे भी आपको फैमिली मिले, आपको सबसे पहले देखना है कि जब आप पैदा होते हो, आप बर्थ लेते हो, तो आपका जो एकदम तुरंत डायरेक्ट आपका रिलेशन जो बन रहा है वो आपकी फैमिली से बन रहा है। तो यानी कि आपका जो सोशलाइजेशन सबसे इनिशियली हुआ वो आपके फैमिली से हुआ। तो यानी आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन आता है, आपकी फैमिली आती है, दैट्स इट। ओके, सेकेंडरी में आप स्कूल जाते हो, दोस्त बनाते हो, बाकी चीजें टीवी वगैरह से सीखते हो, तो ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाती हैं। तो कहीं पे भी सोशलाइजेशन की बात की जाए तो दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी केवल फैमिली आएगी और सेकेंडरी में आपके स्कूल, मास मीडिया या फिर पीयर्स, जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये सारे आ जाएंगे। ऑप्शंस देखें हम, स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी, ठीक लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन है, स्कूल इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर आर सेकेंडरी। ठीक है, स्कूल प्राइमरी नहीं होता, सीधे गलत हो जाएगा, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। पीयर्स आर प्राइमरी एंड फैमिली इज सेकेंडरी, नो नेवर, फैमिली को हमेशा आपको प्राइमरी में रखना है। थर्ड वन इज फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, फैमिली हमेशा प्राइमरी में रहेगी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसिस दैट। अब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? आपने अगर बेसिक सीडीपी पढ़ी है तो आप गार्डनर के बारे में जानते होंगे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने 8 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की थी, अलग अलग, जो कि जनरल वे में उन्होंने 8 तरीके के, आपने लिस्ट बनाई होंगी, उन 8 के नाम एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, स्पेशल करके था, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग वगैरह सब कुछ शामिल है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या क्या करना है, कभी आपको अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, दिमाग में गार्डनर के कॉन्सेप्ट को रखिए। फर्स्ट है
इंटेलिजेंस क्वोशंट यानी कि आईक्यू कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब गार्डनर ने आईक्यू की तो बात की नहीं थी, अब आईक्यू का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे देख लेते हैं। आईक्यू आपका क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आपका मेंटल एज क्या है वो आपकी रीजनिंग कुछ क्वेश्चन से पता लगाया जाता है। अपॉन यानी कि डिवाइड करेंगे जो आपकी एक्चुअल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है आपकी वो, और इंटू 100 करते हैं तो वो परसेंट में हमें बता देता है कि हमारी आईक्यू कितनी है। ये जो एम ए अपॉन सी ए यानी कि आई क्यू फर्स्ट बार जो यूज किया गया था वो विलियम स्टर्न द्वारा यूज किया गया था, और इसके फॉर्मूले को रिवाइज किया था टर्मन ने, ये आप लोग ने पढ़ा होगा। यहाँ पे तो ये चीज गलत हो गई, ठीक है। गार्डनर का या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। अब अगर आप एक चीज में परफेक्ट हो तो क्या जरूरी है कि आप दूसरी चीजों में परफेक्ट होगे? आप अगर अच्छे बैटमैन हो तो क्या आप अच्छे सिंगर हो? ये जरूरी नहीं है। एक डोमेन में आप अच्छे हो ये एंश्योर नहीं करता कि आप दूसरे डोमेन में भी अच्छे हो, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। बिल्कुल, कई तरीके के इंटेलिजेंस की बात गार्डनर ने की थी मल्टीपल इंटेलिजेंस में, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट है आपका देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये तो सरासर गलत हो गई, जहां आप सीडीपी पढ़ते हो वहीं पे आप स्टार्ट ही में पढ़ लेते हो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड वन, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। इन इंटेलिजेंसेस के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग theory, performing an act and doing something because others approve it represent dash stage of morality। अब आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आपने 3 लेवल्स पढ़े होंगे, हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस होते हैं, यानी कि टोटल 6 स्टेजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बारी बारी से इसमें भी हम देख लेते हैं कि क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, कि जो लेवल 1 है उसमें जो लेवल 1 एक्चुअली होता है आपका 3 से 7 साल के बच्चे, यानी कि वो स्कूल जा रहे हैं लगभग की उनका चाइल्डहुड एज है, तो वहां पे उनकी कैसी क्वालिटी होती है आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उसको हम प्री कन्वेंशनल वाला एज कहते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है वो कोई भी काम पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करता है। नेक्स्ट स्टेज जो होता है उसमें कोई भी काम वो रिवॉर्ड पाने की दृष्टि से करता है, या फिर जो टिट फॉर टैट वाला केस होता है कि जैसा तुम करोगे वैसा वैसा वाले केस के लिए वो काम करता है। नेक्स्ट स्टेज है आपका कन्वेंशनल होता है, जो कि आपका लगभग 8 से 13 या फिर 7 से 11 आप कह सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेज आती है इसमें जो स्टेज आपका कह सकते हैं थर्ड स्टेज है, उसमें जो भी स्टूडेंट है वो गुड और बैड, मतलब कि कोई आपको गुड कह रहा है तो आप अच्छा काम करोगे, बैड कह रहा है तो उसको सुधारने के लिए करोगे, मतलब दूसरे का अप्रूवल चाहिए उसको तभी वो काम करेगा, जो कि अभी हम इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। यानी हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं? कन्वेंशनल स्टेज में ऐसा होता है कि दूसरे के अप्रूवल के लिए कोई भी काम करते हैं, हमारा अंदर से खुद का कुछ डिसीजन नहीं होता या फिर थॉट नहीं होता है। इसी के नेक्स्ट स्टेज में लेवल 2 यानी कि कन्वेंशनल जो लेवल है उसके ही नेक्स्ट स्टेज में हम सोशल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। आफ्टर दैट इन थर्ड लेवल, मतलब कि इससे ऊपर अगर हम जाएं 13 साल से ऊपर, टीनेजर के जब हम आगे के ईयर्स में आते हैं, तो उसमें हम इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। और जब हम इससे भी ऊपर यानी कि लास्ट स्टेज में जाते हैं, मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, तो हम एक्चुअली में प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो ये आपके हो गए 6 स्टेजेस। आप इसको और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बट यहाँ पे हमारा आंसर है कि गुड और बैड वाली जो थिंकिंग होती है ना, कि सोशली अप्रूव होगा कि नहीं होगा, तो वो आपका कन्वेंशनल में आता है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा कन्वेंशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lev Vygotsky, social culture perspective of learning, emphasizes importance of dash in the learning process। अब वाइगोत्स्की के आपने अगर पूरे थॉट प्रोसीजर थ्योरीज पढ़ी होंगी, तो उनका पूरा थॉट का जो थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चर। तो जहाँ पे भी सोशलाइजेशन के बारे में हो, कल्चर के बारे में हो, इन्वायरमेंट से रिलेशन लेकर के बच्चा कुछ पढ़ रहा है, उसको इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहा है वो, यानी कि उसके ऊपर सोशली इंटरेक्शन का काफी इफेक्ट है, लैंग्वेज का इफेक्ट है, तो वो सारी चीजें आपकी वाइगोत्स्की के थ्योरी में आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ही वर्ड है कल्चरल टूल, एक्सेप्टेंस है इसका, क्योंकि सोशियो कल्चर थ्योरी ही है उनकी। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन, नहीं ऐसी कोई बात नहीं करते, मोटिवेशन भी नहीं, इक्विलिब्रेशन तो आपका अलग ही लेवल है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की के लिए कल्चरल टूल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन his theory of cognition development,
जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, ओके नाउ यहाँ पे एक नया हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बना लें। जीन पियाजे के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ रखा है, आपने काफी कुछ इनके बाद, जहाँ पे लर्निंग है, जहाँ पे हम सीडीपी की बात करेंगे, इनके बारे में तो पढ़ना बहुत ही मस्ट है। बिल्कुल इसको छोड़ के मत जाइएगा, इनकी पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हर एक स्टेज को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो जीन पियाजे में इन्होंने बताया कि आप जो भी कॉन्सेप्ट बनाते हो वो आपके माइंड में अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बना लेते हो आप दिमाग में, है ना। जैसे मैपिंग करते हैं दिमाग में, हम जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका एक पैकेज बना लिया, साइंस पढ़ रहे हैं उसका एक पैकेज बना लिया, और उसमें भी हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लिया है। जो ये स्टोरेज पैकेजेस है ना, इनको हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको प्याजे का ऐसा कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला चीज दिखे कि वो कैसे उसको स्टोर करके रख रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 दिख रहा होगा स्कीमा। इससे पहले के ऑप्शंस हम लोग देख चुके हैं, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। साइकोलॉजिकल टूल ऐसा कोई टर्म नहीं है। स्टिमुलस एसआर एसोसिएशन आपने सीडीपी में पढ़ रखा है, आरएस और एसआर एसोसिएशन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने आपको जेडपीडी के बारे में अभी स्कैफोल्डिंग के साथ समझाया था। नेक्स्ट है आपका स्कीमा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज pre-operational stage in Jean Piaget theory of cognitive development characterized। तो सबसे पहले आपको सारे स्टेजेस के बारे में एक एक रिवीजन, पहले जीन पियाजे की कुछ थ्योरीज के बारे में, उनके जो उन्होंने स्टेजेस दिए थे उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लें। तो उन्होंने टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था एजेस में। तो फर्स्ट स्टेज था आपका सेंसरी मोटर, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ये बहुत इजी वे में टिक कर सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब कि अपने सेंसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। कहीं पे आपको अगर ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यानी इस स्टेज में लगभग ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, ठीक है, ये अगर वर्ड दिखे तो आप सेंसरी मोटर स्टेज करना। इस स्टेज का जो पीरियड होता है वो आपका 0 से लेकर के 2 इयर्स तक होता है, यानी सेंसेस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बच्चा कर रहा है। जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आपका आता है, इसमें जो हम ईयर काउंट करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है आपका, अभी जैसे मैंने बताया प्री ऑपरेशनल, इसमें बच्चा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करता है, बट उसकी जो रीजनिंग होती है और लॉजिकल जो लॉजिक्स लगाता है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा इलॉजिकल थिंकिंग करता है। जो रीजनिंग करता है वो इलॉजिकल होता है, जस्ट उसने क्योंकि अभी अभी कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया है। जो इस स्टेज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होता है ईगोसेंट्रिक, ओके। कि वो किसी भी टॉपिक पे हर एक फील्ड के बारे में नहीं सोच सकता, हर एक डायरेक्शन से नहीं सोच सकता, वो बहुत ज्यादा सेंटरेशन की ओर रहता है, ठीक है। अभी इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं आई होती है कि वो चीजों का क्लासिफिकेशन कर ले या सीरिएशन कर ले, ऐसी कोई क्वालिटी इसके में डेवलप नहीं हुई होती है। इस स्टेज का जो पीरियड होता है वो आपका होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ईगोसेंट्रिज्म, जहां पे आपको दिखे आप प्री ऑपरेशनल टिक कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो होता है आपका ऑपरेशनल। अब ऑपरेशनल जो स्टेज होता है वो आपका होता है 7 से लेकर के 11 तक। आपको मालूम है 7 से लेकर 11 तक बच्चा 5 या 6 क्लास में होगा लगभग। तो यहाँ पे इसकी होती है ये गैंग एज, और यहाँ पे वो दोस्त बनाता है। धीरे धीरे वो चीजों को क्लासिफाई करना सीख जाता है, धीरे धीरे वो चीजों को लॉजिकल रीजनिंग देने लगता है। इसको हम ऑपरेशनल जो, इस एज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के संदर्भ में लॉजिक्स लगाने लगता है, रीजनिंग लगाने लगता है, उसकी थिंकिंग पावर थोड़ी थोड़ी बिल्ड होने लगती है, ठीक है, लेकिन कॉन्क्रीट बेस पे। अभी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में नहीं जा रहा, मोरालिटी की ओर नहीं जा रहा, वो दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की वजह से बना रहा है, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन में वो नहीं है। इसके बाद का जो स्टेज है वो आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। वहां पे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, बिना देखे भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके बहुत जल्दी रीजनिंग लगा लेता है कि ये इससे बड़ा है तो वो उससे बड़ा है, बहुत जल्दी कनेक्शन स्थापित करता है, सब कुछ दिमाग में जो कि उसके सामने अवेलेबल भी नहीं है उसको सोच सकता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी लेवल है, धीरे धीरे वो इस तरीके से ग्रोथ करता है। अभी जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पे पूछा है कि प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें क्या होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था प्री ऑपरेशनल का जो बेसिक है वो सेंट्रेशन होता है, ओके, सेंट्रेशन इन थॉट। वो किसी भी टॉपिक को चारों डायमेंशन से नहीं सोचता, उसके पास वो हर एक तरीके से उसको नहीं सोच पाता, वो पर्टिकुलरली किसी एक ही डायरेक्शन से उसको सोचता है, बहुत ज्यादा सेंट्रिक होता है वो अपने आइडिया में, ओके। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की बात करें
तो सबसे पहले डेवलपमेंट के आपको कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो आपका ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। हमारे कुल मिलाकर के अगर मैं बेसिक रूप में बोलूं तो मेनली चार तरीके की डेवलपमेंट होती है। एक आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया जो कि आपके इंटेलेक्ट से रिलेटेड होता है। एक आपका डेवलपमेंट हो गया फिजिकल, जो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड होता है कि आपकी बॉडी कितना ग्रो कर रही है, मसल कितना ग्रो कर रहे हैं, हाइट कितना ग्रो कर रही है। थर्ड वन होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस आपके कितने डेवलप हुए हैं, कितना मैच्योरेशन पे आप मैच्योरिटी में गए हैं आप, ये सारी चीजें। और एक और डेवलपमेंट होता है आपका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इंटरेक्शन लेवल आपका क्या है आसपास से, आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हो और कितना इंट्रोवर्ट हो कितना एक्सट्रोवर्ट हो। तो ये टोटल चार तरीके के आपके डेवलपमेंट होते हैं। इसी में आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट वगैरह कॉग्निशन वगैरह में आ जाता है। तो ये चार तरीके के डेवलपमेंट होते हैं जो आपका वुम से लेकर के टर्म तक जाता है। यानी कि आप जब गर्भावस्था में आपका होता है एज, यानी कि आप मम्मी मम्मी के वोम में हो, तब से लेकर के आप जब आपका डेथ हो जाता है तब तक आपका डेवलपमेंट किसी ना किसी रूप में होता रहता है। चाहे वो मेंटली हो, सोशली हो, या फिर किसी भी दृष्टि में हो, डेवलपमेंट होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम की चीज होती है और हर एक लोग का जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग होता है, यहाँ पे सेम रेट की बात करेंगे ही नहीं। सेकेंड है डेवलपमेंट occurs only through learning that takes place in school। अब जो स्कूल नहीं जाता उसका डेवलपमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले कई लोग घर में भी रह करके पढ़ाई करते हैं और ऐसे कोरोना टाइम में आप लोग ने देखा कई लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो डेवलपमेंट तो हुई, उन्होंने स्किल सीखे, ठीक है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हुआ, कुछ ना कुछ कॉग्निशन भी हुआ होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हुआ होगा। तो ये भी गलत। थर्ड है आपका डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। नहीं, मैंने कहा था कि बचपन से लेकर के आपके मरने तक, यानी कि मृत्यु तक आपकी डेवलपमेंट होती रहती है। लास्ट ही ऑप्शन बचता है विच इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल सही है। आपका डेवलपमेंट कई तरीके से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपकी मल्टी डायमेंशनल की बात करती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम 11th क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हमें सीक्वेंस पूछ रहा है कि फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस सीक्वेंस क्या होता है, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो भी हम कॉग्निशन उसके सोच की बात करते हैं कि वो कैसे सीखता है। तो इनडायरेक्टली हमें पियाजे की थ्योरी की ओर इशारा कर रहा है। पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है। देन प्री ऑपरेशन स्टेज में हमने पढ़ा था कि वो थोड़ा सा ईगोसेंट्रिज्म की ओर आता है। देन हमने कंक्रीट ऑपरेशनल पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने एब्स्ट्रैक्शन यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे सीक्वेंस अगर हमें याद है प्याजे का तो हम टिक लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है ऑप्शन सेंसरी, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि सबसे पहले वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेगा, फिर वो मूर्त की ओर जाएगा, फिर अमूर्त चीजों के बारे में सोचेगा, यानी जो उसके सामने अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है, यही सीक्वेंस है। आपको आगे आराम से अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप डायरेक्टली इसे टिक कर सकते हो, नहीं तो आप बाकी के क्वेश्चन पढ़ के आप थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। अभी अभी हमने प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो जहाँ पे जो क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड ना हो, यानी कि वहां पे बच्चा जो है वो एक्टिव रोल अदा कर रहा है ना कि पैसिव। वो सब कुछ उसी के आसपास घूम रहा है, लर्निंग भी उसी के हिसाब से हो रही है, सारे पेडागोजी जो है उसको ध्यान में रख करके हो रहे हैं। ठीक है, बच्चा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने नॉलेज को, ऐसे इन्वायरमेंट में उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। हम सारे जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो काफी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे हम कभी भी बच्चों को क्लासीफाई या फिर सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती है टीचर के लिए कि वो उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करे और अलग अलग बच्चों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे, या फिर अलग अलग तरीके से, अलग अलग पेडागोजी के तरीके से उसको लर्न कराए कोई चीज, या फिर उसको टीच करे। तो ये टीचर का काम है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो एज एन अपॉर्चुनिटी ले, ना कि उसे ऐसा हिंड्रेंस की तरह ट्रीट करे। तो हम बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के बीच में, वो एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हमें टाइप ऑफ मिस्टेक्स, टाइप ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ जो भी चिल्ड्रन है उनकी क्वालिटी, उनके फीचर्स जानने को मिलता है। उस हिसाब से हम जो टीचर्स होते हैं वो अपने में भी डेवलपमेंट कर सकते हैं कि कैसे अपनी पेडागोजी को चेंज की जाए और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। बिल्कुल नहीं, अभी अभी मैंने बताया इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, जो इंडिविजुअल आपका डिफरेंसेस है वो टीचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। थर्ड है क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। ग्रुपिंग तो करनी ही नहीं है, सेग्रीगेशन करना नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं करना। फोर्थ ऑप्शन है इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। बिल्कुल सही है, जैसा बच्चा है उस हिसाब से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनाया जाए, वैसे एड्स का यूज किया जाए, विजुअल या ऑडियो, जहां जो जरूरत है, जिन बच्चों को, किसी बच्चों को ज्यादा समझाने की जरूरत है, किसी बच्चों को कम समझाने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें देख करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर चीजों को पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। अब मैंने सिलेबस के टाइम पे आपको बताया था कि इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव लर्निंग से आपको एक क्वेश्चन जरूर सीटेट में देखने को मिलता है और बहुत इजी आता है कॉन्सेप्ट बेस पे। आप जनरली इसको एलिमिनेट करके या फिर क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो चीजें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। इंक्लूजन का मतलब होता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो तेज बच्चा हो, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, सबको एक साथ एक क्लास में बैठाइए और हर एक बच्चों का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, चाहे वो टैलेंट के बेस पे हो, चाहे वो फिजिकली कोई हैंडीकैप्ड है, कुछ ऐसा कोई भी चीजें हैं, उन सबको एक साथ ला करके अपनी पेडागोजी को सुधारिए, अपने में डेवलपमेंट कीजिए। मतलब टीचर खुद में डेवलप ये चीज करे कि हर एक बच्चे को कैसे वो ट्रीट करे, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे करके, अलग अलग लर्निंग प्रोसेसेस दे करके। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम आगे ऑप्शंस। फर्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि पर्टिकुलरली एक कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स है, जो भी परफॉर्म करना है उससे ओरिएंटेड गोल्स है। देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस तैयार करने होंगे सबके लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर। अब यहाँ पे वर्ड सेग्रीगेशन आ गया, चाहे वो सोशल आइडेंटिटी के आधार पे हो, चाहे वो उसके फिजिकल या फिर मेंटल डेवलपमेंट के आधार पे, हम कभी सेग्रीगेट बच्चे को नहीं करेंगे। फोर्थ है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल फॉर ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बात बोला है। हम जहाँ पे भी इंक्लूसिव लर्निंग की बात करेंगे, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल बच्चों का जो भी पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वो हर एक बच्चा जो है उसकी जो भी सामर्थ्य है उसको हम अपर लेवल, उसके अपने पोटेंशियल तक पहुंचा सके, ऐसा हमें काम करना है इंक्लूसिव क्लासरूम का काम। ठीक है, तो ऊपर के जो तीन ऑप्शन ऑप्शन है कि पर्टिकुलरली किसी गोल ओरिएंटेड नहीं रहना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, सबके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस रखने हैं। ठीक है, तो ऊपर के क्वेश्चन ऑप्शंस हमारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टोटल इसमें जो मेंशन है वो 21 डिसेबिलिटीज मेंशन है, और इसके बारे में आप और पढ़ लीजिएगा अगर कुछ अपडेट आई होगी तो। ठीक है, तो ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस टाइम 21 डिसेबिलिटीज इसमें मेंशन किए गए हैं। तो इस आधार पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टर्म to use. First is retarded student, second is handicapped student, third is a student with physical disability, fourth is a student with crippled body. तो लाइन से चलते हैं। सबसे पहले रिटार्डेड, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया मंदित छात्र, यानी बता नहीं रहा है कि किस एस्पेक्ट में वो रिटार्डेड है, डायरेक्टली उसको हमने एक्सक्लूड ही कर दिया एक लाइन से, तो ये वर्ड तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया नहीं है कि किस तरीके का हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है वो, मतलब कि उसको हमने डायरेक्टली विकलांग बोल दिया। ये विकलांगता किस स्तर पे है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, डायरेक्टली उसको विकलांग बोल दिया, तो ये भी गलत है किसी को कहना। थर्ड है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ मेंशन है कि एक्चुअली वो मेंटली डिसेबल नहीं है, वो फिजिकली डिसेबल है। एक पर्टिकुलर चीज बता दी कि वो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, मेंटली अभी वो ठीक है। फोर्थ है स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, यहाँ पे तो उसके बॉडी को ही अशक्त बोल दिया। ये वर्ड भी बहुत नेगेटिव वर्ड है, ऐसे वर्ड से हमें बचना है। तो थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो बच्चा है
है ना, वो एक्चुअली में लर्निंग डिसेबिलिटी, जो लर्निंग डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो उसके लिए टीचर की क्या दायित्व होता है वो हमें देखना है। बट जो क्वेश्चन है उसमें एक बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ है नॉट, मतलब टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले ऑड वन आउट कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, बाकी जो ऑप्शन बचेगा वो नहीं में आ जाएगा। तो फर्स्ट है यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स। ये तो बहुत पॉजिटिव सेंटेंस है कि हाँ, अलग अलग बच्चों के लिए अगर वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो उसको समझाने के लिए हम अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस। ये भी बहुत पॉजिटिव थिंग है कि हम अपनी पेडागोजी को अलग अलग अप्रोचेस यूज करें ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, वो अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए। थर्ड है डू इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। ठीक है, तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाए, अलग अलग प्लानिंग बनाए बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, और चीजों को आगे बढ़ाए और लर्निंग प्रोसेसेस को उसी हिसाब से बच्चों को प्रोसीड करें। फोर्थ है प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी। बस यहीं पे नेगेटिव चीज मिल गई जहां पे रिजिड वर्ड आ गया। सीटेट में जो हम पेडागोजी पढ़ते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, करिकुलम हो गया, लर्निंग प्रोसेसेस हो गए, ये सब कभी भी हम रिजिड रखेंगे ही। जहां पे बच्चों को समझ नहीं आ रहा, यानी कि वो टीचर की गलती है कि वो पढ़ा अच्छे से नहीं रहा है, उसकी पेडागोजी या फिर उसके पढ़ाने का तरीका, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, उसे उसे चेंज करना पड़ेगा। यानी हम हमेशा फ्लेक्सिबल अप्रोच की ओर जाएंगे, कभी भी किसी चीज से स्टक होकर के रिजिड नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो टीचर को नहीं करना चाहिए वो ये है कि एक रिजिड स्ट्रक्चर फ्रेम करके बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये असेसमेंट का या फिर लर्निंग का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। अब एक वर्ड है क्रिएटिविटी, जहां पे आप क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें वहां तुरंत आपको आना चाहिए कि हम कई डायमेंशंस में सोच रहे हैं। दो तरह की थिंकिंग है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि चीजों को एक और एक दिशा में सोचते हैं, पर्टिकुलरली फोकस्ड वे में, तो वो आपका एक और से कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाता है। बट अगर किसी चीज में, किसी प्रॉब्लम में आपको मल्टी आइडियाज आ रहे हैं तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। ठीक है, और जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं, ये सारी चीजें बोल सकते हैं। तो हम जहां पे क्रिएटिविटी की बात करते हैं, यानी कि बच्चा बहुत कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को कई डायमेंशंस में, वो सोच पा रहा है एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस कई डायमेंशंस में वो निकाल पा रहा है, क्रिएटिव है, कुछ नया कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही रिलेटेड होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है लो कम्प्रिहेंशन, बिल्कुल नहीं। कम तो बोधगम्यता है ही नहीं उसमें, कम समझ नहीं रहा है ऐसा नहीं है, क्रिएटिव है तो उसकी समझ अच्छी है। सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यही ऑप्शन की बात में कर रही थी, जहां क्रिएटिवनेस है वहां पे डाइवर्स थिंकिंग होगा। थर्ड है हाइपर एक्टिविटी, अगर वो क्रिएटिव है तो वो हाइपर एक्टिविटी में नहीं आएगा। ओवर जो ओवर एक्टिव बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी में आते हैं, क्रिएटिव बच्चे इस फील्ड में नहीं आते। नेक्स्ट है आपका इन अटेंटिवनेस, अब वो क्रिएटिव है, ज्यादा कुछ सोच पा रहा है तो ऑफकोर्स वो टॉपिक को लेकर अटेंटिव होगा तभी। तो यहाँ पे हमें सिंपल सी बात है, क्रिएटिव है तो वहां पे आपका डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है वो चीज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एड्रेस अ लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। अब बच्चा कई जगह से आ रहा है, ठीक है, उसके कई सारे बैकग्राउंड है। कोई किसी के पापा टीचर हैं, किसी के पापा मान लो फार्मर हैं, किसी के पापा बिजनेसमैन है, तो ऐसे ऐसे माहौल से बच्चा आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा ही, उसके मेंटल लेवल पे भी, उसके सोशियो कल्चर लेवल पे भी, और हो सकता है उसके फिजिकल लेवल पे भी काफी डिफरेंसेस हो। तो हमें ये चीज अब देखना है टीचर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, मतलब कि अवॉइड ही कर देना चाहिए कि इसके बारे में, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। भैया उसको तो डाइवर्सिटी को हमें फोकस लेकर के चलना है, उसी बेस पे हमें पेडागोजिकल अपने एस्पेक्ट्स को देखना है, लर्निंग प्रोसेसेस को देखना है। नेक्स्ट है ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। हम एग्जाम्पल्स अलग अलग दे सकते हैं, अलग अलग डाइवर्स जो भी कल्चर है उससे हम एग्जाम्पल स्थापित कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। थर्ड है यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, स्टैंडर्डाइज करके हम किसी चीज को रिजिड नहीं बनाना चाहते। लास्ट है यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव स्टीरियोटाइप है, इसको हमें बिल्कुल बल नहीं देना। तो जो फर्स्ट टू ऑप्शंस हैं उसको हम और एक अच्छे से पढ़ें।
अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। अवॉइड क्यों करेंगे? जब डाइवर्सिटी है तो उसके बारे में बात करेंगे, उसको उसको हमें देखना है कि किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस को चेंज किया जाए, पेडागोजी को कैसे चेंज किया जाए, ताकि उस डाइवर्सिटी में भी हम एक फ्रूटफुल आउटकम निकाल सके। तो सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, इसके साथ हम चलेंगे। नाउ 18th क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेड बाय। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकता है बच्चा। सबसे पहला ऑप्शन है फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मतलब केवल अभ्यास करते रहो एक ही तरीके के, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, वो तो फिर एक ओर से आप रोटिंग पावर की हो जा रहे हो कि आपने एक तरीके के क्वेश्चन कई बार कर लिए तो आपको वो टाइप पता चल गया, आप कर लोगे, क्रिएटिवनेस नहीं आ पाएगी आपने, ठीक है, नए तरीके के प्रॉब्लम में आप फिर फंस जाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इंकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फिर से फिक्स्ड आ गया, स्टक नहीं होना, कई तरीके से सोचना है, थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। ठीक है, ये पर्टिकुलरली समरूपता, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि चीजों को कनेक्ट करके चलना है, अलग अलग चीजें हैं उनको कनेक्ट करो, दूसरे कभी पुराने किसी एग्जाम्पल स्थापित कर दो, दो चीजों में रिलेशन ला दो और उसके बाद चीजों को सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लास्ट है जनरेटिंग फियर अमंग द स्टूडेंट। अब आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो थर्ड वन इज बेस्ट ऑप्शन 18th क्वेश्चन का। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन इज मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय। अब मोटिवेशन कैसे आपका कायम रह सकता है? आप कोई काम कर रहे हो, होता है ज्यादा आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो वो मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है धीरे धीरे, तो वो कायम कैसे रहे उसके बारे में हमें बातें करनी है। फर्स्ट है पनिशिंग द चाइल्ड। चाइल्ड को आप पनिशमेंट दोगे तो उसका मोटिवेशन जो अंदर से है या फिर बाहर से है, एक्सट्रिंसिक या फिर इंट्रिंसिक, दोनों खत्म हो जाएगा। पनिशमेंट की तो बात, हमें निगेटिव वर्ड्स चलना ही नहीं है सीटेट। सीटेट में कुल मिलाकर के हर क्वेश्चन में आपको चाइल्ड सेंटर्ड रहना, चाइल्ड के लिए सोचना है। अगर कहीं पे कुछ कमी है तो वो टीचर्स की पेडागोजी या फिर लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग प्रोसेस में कमी है, तो आपको उन सब चीजों को सुधार करके यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसको एलिमिनेट करना है। ये सबसे अच्छा ट्रिक है सीटेट का। ओके, आप जनरलाइज करके भी पेपर को बहुत आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। हाँ, अच्छा ऑप्शन है कि कोई पर्टिकुलर आपको कुछ अचीव करना है, उसमें आपको बेटर से बेटर होना है, ठीक है, बेटर से बेस्ट की ओर जाना है, तो ठीक है, मास्टरी करनी है किसी चीज में तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा और मोटिवेशन सस्टेन भी रहेगा। थर्ड है गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन को इजी टास्क दोगे तो उसको मोटिवेशन की उतनी खास जरूरत है नहीं, इजी टास्क बार बार करेगा तो वैसे भी वो बोर हो जाएगा एक ही चीज कर करके, ठीक है, तो उसमें मोटिवेशन की कोई सस्टेनेबिलिटी दिखती नहीं है। लास्ट है फोकसिंग ऑन रूट मेमोराइजेशन। रूटिंग पावर तो करवानी ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करना है, तो बेसिकली हमें किसी चीज में बेटर गुड से बेटर से बेस्ट होना है, यानी मास्टरी ओरिएंटेड अगर चीजें हैं तो हम आराम से मोटिवेशन को सस्टेन करवा पाएंगे। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 20th पे चलते हैं। 20th की बात करें तो शेम के बारे में पूछ रहा है। अब ये होता है कि झिझक बहुत बड़ी चीज है, शर्मिंदगी, किसी चीज में शर्मिंदगी होना, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है देखिए हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, ठीक है, मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉग्निशन से रिलेशन है कि नहीं, आगे के सेंटेंसेस में देखते हैं। सेकेंड है कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। ज्यादा बेटर लग रहा है कि अगर आप किसी चीज को लेके शेम फील कर रहे हो तो ये आपके दिमाग पर, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पर काफी इफेक्ट डाल सकता है। किसी चीज में झिझक होगी आपको या फिर किसी चीज को लेकर के अलग ही माइंड सेट बनाया हुआ है, तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को काफी इम्पैक्ट डाल सकती है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट। थर्ड है वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट, शेम है तो वो मोटिवेट तो नहीं करेगी। फोर्थ है शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शेम को हमें जनरेट नहीं करवाना। ओके, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब इफेक्टिव मोड है, ठीक है, हमें पॉजिटिव सेंस में लेना है कि कौन सा सबसे इफेक्टिव मोड है। पढ़ते हैं लाइन से। रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल खारिज कीजिए इस ऑप्शन को। रोट मेमोराइजेशन तो हमें कभी भी सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, एक्सप्लोर करना। जहां पे भी आपको पॉजिटिवनेस ऑफ क्लासरूम के बारे में पूछे, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। फिर कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको सीटेट में क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, तो ये आप पहले से प्रिपेयर रहिए,
ठीक है। एक वर्ड होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, ठीक है, इंटेलिजेंस है तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा। ये सारी चीजें काफी ज्यादा रिपीटेड वे में आपसे पूछी जाती है, तो एक्सप्लोर करना सही आंसर लग रहा है। थर्ड है ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिल्कुल गलत है। जब आप कोई एनालिसिस कर ही नहीं रहे तो ऑब्जर्वेशन का क्या फायदा, उसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लास्ट है इमिटेशन एंड रिपीटेशन। तो इमिटेशन तो बहुत छोटे पे करते हैं, ठीक है, किसी चीज को देख के सीखना, बट उससे हमें आगे लेवल में जाने के लिए हमें बार बार इमिटेट करने की जरूरत ना पड़े। सबसे बेहतर तरीका है एक्सप्लोर करो, ठीक है। अलग अलग कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन जब आएगा और एक्सप्लोरेशन होगा तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट ऑन गिवन टास्क बिकॉज, ठीक है। अब एक टीचर को ने होमवर्क दिया, बच्चों ने काफी ज्यादा मिस्टेक्स की, अब उसका एनालिसिस टीचर को करना चाहिए, क्यों, ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, मैंने पहले ही कहा था नेगेटिव वर्ड के साथ हमें जाना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पनिशमेंट वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। बिल्कुल, अगर बच्चा गलती कर रहा है इसका मतलब ये है कि आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल की गलती कर रहा है और आप उसको सुधारने के लिए अपनी टीचिंग प्रोसेस में क्या अंतर ला सकते हैं ताकि बच्चा उस चीज को बहुत आराम से समझ सके। तो बेहतर ऑप्शन है ये। थर्ड है शी कैन सिग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स। सेग्रीगेशन, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, ये सारी चीजें, ग्रेडिंग हमें बिल्कुल नकारनी है, बिल्कुल इस पे देखना ही नहीं है, इसको तुरंत एलिमिनेट करके क्रॉस बना दो कि ये गलती से भी आपके फिल नहीं होना चाहिए। फोर्थ है लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स। गलतियां केवल सही करने के लिए हमें पढ़ाई करना, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ठीक है। त्रुटियों का हमें केवल शोधन नहीं करना है, हमें उससे सीखना है, टीचर को सीखना है कि बच्चे को इससे हम और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाएं ताकि ये त्रुटि उससे फिर से ना हो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न वेल। ऑप्शंस देखते हैं। कब कठिन होता है चिल्ड्रन के लिए पढ़ना। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, सही लग रहा है पहला ही ऑप्शन, कि इंफॉर्मेशन अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो गया। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग देख रहे थे कि रिलेशन होता है तो बहुत आराम से एक्सप्लोरेशन हो जाता है। कॉन्सेप्ट अगर आपस में रिलेटेड ही नहीं है, जैसे मैं अभी आपको सीडीपी के बारे में पढ़ा रही हूँ, बीच में मैं साइंस के बारे में पढ़ाने लगूं, तो वो चीजें आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे और बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चीजें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, डिसकनेक्टेड चंक होगा तो बच्चों को डिफिकल्टी होगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट हम और पढ़ लेते हैं। दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, बिल्कुल सही बात है, अगर वो अंदर से मोटिवेटेड है, ठीक है। दो तरह की मोटिवेशन होती है, आंतरिक होती है और एक बाहरी होता है। तो बाहरी किसी वजह से होता है और आंतरिक अपना है, ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है वो आंतरिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। थर्ड है लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज, ठीक है। जो पूरा सोशल से, सोशली आप इंटरैक्ट होकर के, सोशल से आप पूरा कनेक्ट करके अगर आप पढ़ते हो तो बहुत आराम से लर्निंग हो सकती है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, ठीक है। कंटेंट को अलग अलग वेज में हम अगर दिखाएं तो ऑफ कोर्स क्रिएटिव क्लास होगी, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्लास होगी, प्रोग्रेसिव क्लास का एग्जांपल है, बच्चे को मजा आएगा, डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। तो डिफिकल्टी महसूस केवल इसी वाले पार्ट में होगी कि अगर आप चीजों को पेश कर रहे हो डिस्कनेक्टेड चंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। अब स्टेट ऑफ लर्निंग कब होगी। पहला है हाई अराउजल हाई फियर, यानी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है आप, ठीक है, और फियर भी ज्यादा है। तो जब एक्साइटमेंट ज्यादा है और साथ में फियर भी ज्यादा है तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, डरोगे भी आप उतना ही ज्यादा, तो सीखने के बाद उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक। नाउ सेकेंड है लो अराउजल हाई फियर, मतलब सीखा ही नहीं ज्यादा, अंदर से उतनी उत्तेजना ही नहीं है तो सीखोगे ही नहीं, ठीक है। और फियर तब और ज्यादा लगेगा, बिल्कुल ये चीज तो हो ही नहीं सकती बेस्ट लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर, अगर डर नहीं है और थोड़ा बहुत उत्तेजना आप में है सीखने की तो आप जितना भी ग्रास्प करोगे उसको एक्सप्लोर आराम से कर पाओगे, अगर फियर नहीं होगा तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है। लास्ट है नो अराउजल नो फियर, अगर कोई अराउजल ही अंदर से नहीं होगा, अंदर से कोई मोटिवेशन ही नहीं है या उत्तेजना नहीं है कि हमें कुछ सीखना है, तो आप कुछ सीखोगे ही नहीं, तो नो। बेस्ट ऑप्शन है थर्ड, कि अराउजल ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो और फियर तो होना नहीं चाहिए अंदर से अगर आपको बेस्ट लर्निंग करनी है तो। नेक्स्ट है आपका, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 25th है,
constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge. ठीक है, अब चिल्ड्रन है चाइल्ड सेंटर्ड ही होगा अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं तो। देखते हैं क्या है। चिल्ड्रन हैव नो रोल टू प्ले इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज। बिल्कुल नहीं, चिल्ड्रन ही का रोल होता है। अगर वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो चिल्ड्रन का रोल होता है, तो फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट है, आर सोलली डिपेंडेड ऑन द एडल्ट्स। क्या वो एडल्ट पे डिपेंड होते हैं? अब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एडल्ट पे तो डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप हेल्प लो, इसके फोल्डिंग वाला, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड है, प्ले एंड एक्टिव रोल इन। बिल्कुल सही। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट के व्यू में जो चाइल्ड होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, पैसिव रोल प्ले नहीं करता है। यानी कि टीचर और चाइल्ड अगर है तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में वो चाइल्ड होगा जो एक्टिव होगा, टीचर केवल एक फैसिलिटेटर का काम करेंगी, केवल एक हेल्प का काम करेंगी ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सके। लास्ट आर सोलली डिपेंडेड ऑन टेक्स्ट बुक, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट कि एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में चाइल्ड प्ले एन एक्टिव रोल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। ठीक है, तो कौन सा जो इनमें से है धारणा वो सबसे सही है, उपयुक्त है, वो देखते हैं। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ओके, तो यहाँ पे आपसे बोल दिया कि एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। आज आप कुछ हो, कल आप इससे बेहतर होगे, 2 साल बाद इससे बेहतर होगे, 3 साल बाद इससे बेहतर होगे। तो एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है एबिलिटी इज फिक्स्ड। फिक्स तो कुछ नहीं है, डेवलपमेंट हमेशा होती है। एबिलिटी एक डेवलपमेंट ही है। ठीक है, आपके मेंटल लेवल पे, ठीक है, कॉग्निशन पे आपकी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी, आप एबिलिटी को अपने हमेशा निखारते हो। थर्ड है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंसेस। हम एफर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा ही सा माइन्यूट सही बट डिफरेंस जरूर दिखता है। हमें लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बट एग्जाम्स नहीं निकल रहे, नहीं, आपके नॉलेज में डिफरेंस आएगा। तो आप अगर एफर्ट कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है और वो आपके पोटेंशियल बना रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट है फेलियर इज अनकंट्रोलेबल। बिल्कुल नहीं, फेलियर कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो ये इस चीज के साथ हम नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। एबिलिटी को निखारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बेस्ट बिलीव है लर्निंग के लिए। 27 पे जाएं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग व्हेन एम्फेसिस ऑन। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हम वही है, रिजिडिटी की ओर नहीं जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की ओर जाएंगे, और जितनी ज्यादा हमें सोच देखने को मिल जाए वो बेहतर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंपटीशन। कंपटीशन की यहाँ पे नहीं बात करेंगे हम। कंपटीशन हो गया तो आप बहुत लिमिटेड वे में रह जाते हो, केवल कंपेयर करके कि हम आगे वाले से बेहतर हैं, कंपटीशन में जीत गए, बस कुछ नया नहीं सीख पाओगे। ठीक है, सेकेंड है आपका टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। बिल्कुल नहीं, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी तो होनी नहीं चाहिए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए। थर्ड है फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन। बार बार एग्जाम लोगे तो बच्चा हो सकता है रट के एग्जाम दे दे, या फिर वो जल्दी में कोई चीज चीटिंग करके एग्जाम दे दे, तो एग्जामिनेशन लेना इज नॉट द सोल्यूशन। लास्ट ऑप्शन है आपका इंक्वायरी एंड डायलॉग। जितना ज्यादा आपस में बातचीत होगी, क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है, आपस में वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। तो ये क्योंकि आपस में डिस्कस करने से कोई भी टॉपिक बहुत आराम से क्लियर हो जाता है, ये आपने अपने दोस्तों में भी देखा होगा। Now, next question is, during a task, Saina is talking to herself about way she can proceed on the task. According to Vygotsky's idea on language and thought, this kind of private speech is a sign off. ठीक है, इसमें क्या है कि वाइगोत्स्की ने भी प्राइवेट स्पीच की बात की है और प्याजे ने थोड़ा ईगोसेंट्रिज्म के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे हम वाइगोत्स्की के साथ चलें कि अगर कोई आपस में बात अपने से ही बात करता है अकेले में, तो आपने भी देखा होगा, आप भी जब अपने आप को कुछ बूस्ट करना चाहते हो कि नहीं तुम कर सकती हो, तो आप प्राइवेट स्पीच करते हो खुद से, ठीक है, शीशे में देख के या ऐसे भी, कि आप अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते हो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात अगर करें तो वो चीज क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? इसमें है फर्स्ट कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। बिल्कुल नहीं, इमेच्योरिटी नहीं है, इसको उन्होंने बड़ी पॉजिटिव वे में दिखाया। तो इमेच्योरिटी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन, हाँ, अपने आप को रेगुलेट करना, ये थोड़ा सा सही ऑप्शन है, इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म, ये प्याजे की थ्योरी। थर्ड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, अपने से बात करना। सेकंड ऑप्शन पे आए, सेल्फ रेगुलेट करना, आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो भी आप
अपने आप को थोड़ा बहुत शाबाशी देते हो कि हाँ अंदर से अच्छा लगता है कि अच्छा काम किया, फिर आप खुद से कभी ना कभी प्राइवेट स्पीच करते हो, अधिकतर लोग करते हैं। और अगर आप कुछ गलत काम कर दिए हो या करने वाले हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो रेगुलेशन वाली फीलिंग आने लगेगी, आप खुद को रेगुलेट करना चाहोगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सेल्फ रेगुलेशन है जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने कहा था और टर्म दिया था प्राइवेट स्पीच। तो याद रखना प्राइवेट स्पीच कहीं पे भी आए और कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसने ये टर्म यूज किया था, तो वाइगोत्स्की ने यूज किया था। वाइगोत्स्की का जो आपका थ्योरी है वो सोशियो कल्चर से रिलेटेड है। ओके, इसी में हमने इसके फोल्डिंग भी पढ़ा था और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा था। 29th क्वेश्चन है, इवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट। इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। देखते हैं मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन नहीं करना है स्टूडेंट का, हमें देखना है कि कहाँ एरर हुई है, क्या एरर हुई है, फिर पेडागोजी को चेंज करो, फिर प्रोसेस आगे बढ़ाओ लर्निंग का, फिर देखो एरर कहाँ हुई है। हमें लेबलिंग या क्लासिफिकेशन सेग्रीगेशन नहीं करना, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। देखो नेक्स्ट ऑप्शन फिर से सेग्रीगेशन है, तुरंत इसको कट करके हटा दो, ठीक है। जहां सेग्रीगेशन और लेबलिंग या फिर ग्रुपिंग दिखे उसको तुरंत खारिज करो। थर्ड है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही है कि देखना है कि स्टूडेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ वो गलती कर रहा है, ठीक है। उसको क्या आगे किस तरीके से पेडागोजी को चेंज करें कि उसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, तो हमें उसके रिक्वायरमेंट के बारे में समझना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर, ऑफ कोर्स हमें हाई अचीवर और लो अचीवर में बिल्कुल से क्लासिफिकेशन नहीं करना बच्चों को, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज बेटर कि स्टूडेंट की नीड और रिक्वायरमेंट को समझना है, कि आइडेंटिफाई करना है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए या फिर आगे के जीवन के लिए उसको उस गलतियों का शोधन करना है, सही करवाना है अपनी लर्निंग प्रोसेस को चेंज करके। लास्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमने जिसके बारे में काफी डिस्कस किया था कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, आपके मम्मी पापा कुछ और काम करते हैं, ठीक है, आप अलग अलग सिटीज से आते हो, अलग अलग जगह से आते हो, तो उसका काफी इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। अब ये पूछ रहा है कि जो ये है, जो आपकी विभिन्नताएं हैं, बच्चों में जो विभिन्नताएं हैं, इसको हम किसके किसके थ्रू देख सकते हैं, एट्रीब्यूटेड टू पूछा है आपसे। तो फर्स्ट है हेरिडिटी। क्या ये केवल आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, मतलब फैमिली हेरिडिटी जो होती है आपकी, ठीक है, आनुवांशिकता जो होती है। सेकंड है इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। थर्ड है नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। फोर्थ है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो, जहां पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पूछे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो बर्थ बर्थ के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो होता है आपका, इस पे दोनों का इम्पैक्ट होता है, एक तो आपकी फैमिली हेरिडिटी का भी और दूसरा आपके इन्वायरमेंट का भी। क्योंकि जब आप बर्थ लेते हो तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपका जो एक नेचर है जो जेनेटिक वे में आपको मिलता है, वो आपके मम्मी पापा से मैच करता है, ठीक है, या फिर आपके आसपास जो भी रह रहे हैं उनसे मैच करता है। जब आप बर्थ ले लेते हो, फिर आप स्कूल में जाते हो या फिर आसपास खेलते हो, पार्क में जाते हो, पियर्स से मिलते हो, अपने फ्रेंड बनाते हो, तो सोसाइटी का काफी इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का आपके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो हम मान सकते हैं कि आधा आधा हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों इम्पैक्ट डालती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो डेवलपमेंट होता है उस पे, ठीक है। तो कहीं पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपसे फैक्टर पूछा जाए तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका पूरा सेशन खत्म होता है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन में हमने 30 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन थोड़ा सा बड़ा है बट आपको हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रिवीजन हुआ होगा। आप या तो इसको ऐसे ही देखिए या स्पीड करके भी आप अपने टेस्ट से जस्ट पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सीटेट के ही पेपर में जो साइंस का सेक्शन या ईवीएस का सेक्शन आ रखा है उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी सीटेट पेपर 2 का हम सीडीपी डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोस में आपको ये मिल जाएंगी, आप रिवाइज कीजिए और अब तो डेट्स भी आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करके आप अपना सीटेट का पेपर दीजिए अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।